पूरा परिस्थिति बदल गया है। कल तक मैं सुझाव देने के पोजीशन में था, जिला में सलाह देने का पोजीशन में था, अब मुझे करने का जिम्मेवारी मिला है। हमें और जिम्मेवार होके मुझे ही करना होगा, यह जिम्मेवारी दे दिए हैं केंद्र के हमारे आदरणीय नेतागण। सबसे पहले मैं केंद्रीय समिति को, केंद्रीय सचिवालय को, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को इसी मन से सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह जिम्मेवारी के लायक हमें और हमारे चारों क्षेत्रीय पर्यवेक्षक गणों को समझा है। और यह एक विषम परिस्थिति में हम लोगों को इस चुनौती को सामना करने के लिए हम लोग को यह जिम्मेवारी दिए हैं, उसके लिए केंद्र समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और विषम परिस्थिति मैं इसलिए कहा हूँ कि कल तक हमारी परिस्थिति यह थी कि हम एक आंदोलनकारी शक्ति थे। राज्य और आम नागरिक और विभिन्न दल जो हमारे प्रतिस्पर्धी थे, वह दल लोग भी हमें एक शक्ति के रूप में, एक आंदोलन शक्ति के रूप में देखते थे, हमें एक क्रांतिकारी धार के रूप में देखते थे, हमें एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में देखते थे कि यह लोग राज्य का बुनियाद हिला सकता है। यह जनमत वाला लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महा आंदोलन खड़ा कर सकता है, किसान के लिए एक महा आंदोलन को खड़ा कर सकता है। यह बहुत बड़ा शक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए, आज हमारी परिस्थिति वह नहीं है। अब हमारी आकलन, हम लोगों ने जो मत प्राप्त किए हैं उस प्राप्त मत के आधार पर हमारा आकलन होगा। इसलिए हम पहले आप लोगों को कहे हैं कि यह एक विषम परिस्थिति है। हमारे पास जो पहले का चार्म था, हमारे पास पहले का जो एक ताकत था, वह ताकत नहीं है। वह ताकत खत्म हो गया है। हाँ, हमारा ताकत रूपांतरण हुआ है। हम चंद नेताओं से, हम चंद कार्यकर्ताओं से, हमारे केंद्रीय सदस्य डॉक्टर सुमंत कुशवाहा बताए हैं 1,15,000 हो गए। हम चंद साथी से आज इस देश में 1,15,000 हो गए। लेकिन राजनीतिक सिनारियों में, राजनीतिक गणित में देखा जाए तो 1,15,000 कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई काउंट नहीं है। इस 1,15,000 से न हम इस पार्टी को स्टेबल कर पाएंगे, न इस पार्टी को हम लोग स्थापित कर पाएंगे, न हम लोग उस 1,15,000 से एक सांसद भी ले पाएंगे। चूंकि नेपाल सरकार के अभी के जो कानून है, निर्वाचन के कानून है, दल संबंधी जो कानून है, उसका प्रावधान है कि आपको प्रत्यक्ष में एक सीट कमती में जीतना होगा और कुल मत जो खसा है उसका 3% मत आपको दल को मिलना पड़ा, तभी जाके आपकी पार्टी का मान्यता मिलेगी। अभी जो हम मत प्राप्त किए हैं, इससे हमें दल के रूप में भी मान्यता मिलने की अवस्था नहीं है। लेकिन हम आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि अब फिर घबराने का भी अवस्था नहीं है। कई साथी लोग, सब लोग, आप लोगों ने पानी पिया होगा। वह पानी जानते हैं कहाँ से आता है? जब हिमालय की बर्फ धूप से तप के पिघलता है, गलता है, उसके बाद सैकड़ों पहाड़ों से, सैकड़ों चट्टानों से, हजारों पत्थरों से टकराते टकराते आप तक आती है और आप पीते हैं। आपका कंठ तर होता है, आपको शीतलता महसूस होती है। जनमत पार्टी वही शीतलता देने के प्रयास में है, आम जनता को वही शीतलता प्रदान करने का प्रयास में है। और वह शीतलता प्रदान करने के लिए जिस तरह पानी को हजारों पत्थरों से टकराना पड़ता है, जिस तरह पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, चट्टानों से टकराना पड़ता है, उसी तरह हमें टकराना पड़ेगा। आज हम लोग उस चुनौती से टकराने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे हर्ष है, इस विषम परिस्थिति में बहुत लोगों को, एक से एक लोगों का मनोबल टूट जाता होगा, एक से एक मजबूत लोगों का आत्मबल गिर जाता होगा। लेकिन आज आप लोगों ने जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे लगा कि यह एक हार,
यह थोड़ा सा पराजय है, थोड़ा सा हम लड़खड़ा रहे हैं, इससे न हमारा मनोबल टूट सकता है, न हम बिखर सकते हैं, न हम संघर्ष को छोड़ सकते हैं। आप लोग की यह उपस्थिति उस संघर्ष के, आगामी संघर्ष का आगाज का प्रतीक है। आप लोगों ने यह अथोट वह प्रतिबद्धता यहाँ उपस्थित होकर दिखाया है, इससे हमने और हमें लगता है हमारी संपूर्ण पार्टी को एक बहुत बड़ा हौसला प्रदान हुआ है। अतः सबसे पहले आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूंकि मैं पहले ही कहा हूँ कि मैं अब भाषण करने के, अपने साथियों के बीच में भाषण करने की भूमिका में नहीं हूँ, अब हमें कार्य करने की भूमिका दे दी गई है। चूंकि मैं इसे भाषण के रूप में नहीं, कुछ नीतिगत विषयों पर मेरे आगामी कार्यक्रम के, अब जिला के कार्यक्रम के बारे में भी आप लोगों के बीच में रखता हूं कि अब हमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने शुरुआत में ही यह कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले ही कहा था, अब साथी लोगों ने उस विषय की गंभीरता को शायद नहीं समझ पाए, या माफ करिएगा कि मैं नहीं समझा पाया होऊंगा, इसलिए शायद आप उतना गंभीर नहीं हो पाए थे। हम पहले ही कहे थे कि हम जिस क्षेत्र के हैं उसी लाइन के कुर्सी पे बैठे। वो इसलिए कहे थे कि कल तक आप वार्ड के राजनीति के भूमिका में थे, कल तक आप पालिका के राजनीति की भूमिका में थे, और वहां से जो पहचान प्राप्त होता, वहां से जो मत प्राप्त होता, उस मत से आपकी राजनीतिक ऊंचाइयों का तय करता। जैसे आज आप लोगों ने जो मत प्राप्त किया है, आपकी वास्तविक राजनीति, आज हम लोगों ने अपने पालिका में जो मत प्राप्त किया है, हमारी वास्तविक राजनीतिक हैसियत अभी तक का वह है। अब हमें दूसरा हैसियत पे जाने का समय है। हमें दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। आप लोगों ने समाचार में सुना होगा, आप लोगों ने कल परसों से ही समाचार में सुना होगा, निर्वाचन आयोग कार्तिक 30 गते के लिए प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के डेट को लेकर सिफारिश किया। संभवतः अगर यह सरकार इसी तरह रही, यह गठबंधन यथावत ही रह गया, तो लगता है कार्तिक 30 या अगहन के भीतर में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का चुनाव होगा। हमारा राजनीतिक अस्तित्व, हमारा राजनीतिक भविष्य वह निर्वाचन से बंधा हुआ। हम अगर अपने पार्टी की मान्यता नहीं दिला पाए, हम अगर अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित नहीं कर पाए, तो चाहे ललित मल्लिक सानू जितना भी खूबसूरत हो, या नाम जितना भी अच्छा हो, चाहे इंजीनियर बसंत कुशवाहा जितना भी विद्वान हो, चाहे विनय वर्मा अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर जितना भी संघर्ष करते हो, चाहे आप तमाम जितना मेहनत कर रहे हो, यह मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसका कोई मूल्यांकन नहीं रह जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आप 10 वर्ष से स्वतंत्र प्रदेश गठबंधन से लेकर अभी तक चाहे जितना भी संघर्ष किए हो, चाहे डॉक्टर साहब के लिए जितना भी यातना खेपे हो, चाहे डॉक्टर साहब के सपना को इस प्रदेश में साकार करने के लिए जितना भी हंटर खाया हो, अगर आने वाले निर्वाचन में अपने आप को मत में परिवर्तन नहीं कर पाए, अपने पार्टी के अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाए, आप जिस विचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं उस विचार के लिए विचार को नहीं स्थापित करवा पाए, आप अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं स्थापित करवा पाए, तो यह संघर्ष का कोई मूल्यांकन नहीं रहेगा। आपका संघर्ष का इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं रहेगा कि आप लोग 10 वर्ष क्या किए थे। आप एक राजनीति का बदनुमा धब्बा बन के रह जाएंगे, आप राजनीति का एक काला युग के रूप में रह जाएंगे, आपका सिर्फ बुराइयां लिखा जाएगा, आप में आपकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए अब से जो एक दिन, एक पल जो बीतेगा, वह आपके अस्तित्व बचाने के वक्त में से एक पल बीत जाएगा, एक दिन बीत जाएगा। इसलिए सबसे पहले मित्रगण, मैं आप लोगों से
इस परिस्थिति की गंभीरता पे गंभीर होने के लिए आग्रह करें कि हम लोग कितनी बड़ी गंभीर परिस्थिति पे आगे खड़े हुए। हमें आज हमारे पास चुनौती है कि हम महज 3% को भी पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस चुनौती को कैसे हम सामना करेंगे, आज से हमें उस पे लगना होगा, अभी से हम लोग को उस पे लगना होगा, अभी से हम लोगों को उस लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। अभी से हम लोगों को एकदम जैसे अर्जुन अपने लक्ष्य को तय कर लिया था, वह अर्जुन दृष्टि हम लोग को बनाना होगा। सिर्फ हमें वह 30 गत्ते और 30 गत्ते के बाद जो मत का काउंटिंग हो, उसमें हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं, इस लक्ष्य के साथ आज से ही आगे बढ़ना होगा। यह हम सब के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, यह हम सब के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है, यह हम सब के गरिमा से जुड़ा हुआ और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए मित्रगण, पुनः आग्रह करता हूं कि उस चुनौती को बुझे, उस परिस्थिति की गंभीरता को बुझे। हम उस दौर में हैं जहां सारा लोग शक्ति हमारे विपक्ष में है। उन लोगों का यह भय नहीं है कि हम राजनीति में बड़ा शक्ति बने, पहला भय यह है कि जनमत पार्टी राजनीति में स्थापित न हो। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सब मित्रगण, मेरे साथ हुआ घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक मेरे मित्र थे, किसी पालिका में हाकिम थे, प्रशासकीय प्रमुख थे। उनको मैं निर्वाचन के टाइम में बार बार फोन करता था, फोन नहीं उठा रहे थे। निर्वाचन संपन्न हुआ, काउंटिंग संपन्न हुआ तो फोन किए, हमको फोन किए कि ललित आओ। मित्र थे, मतलब एकदम ललित आओ, कहाँ हो? रोड में है, तो आओ ना, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं साथ में, बहुत दिन मिला हुआ हो गया। हम पूरा निर्वाचन में तुमको फोन कर रहे थे, तुम फोन नहीं उठा रहे थे भाई, तो आओ ना बात करते हैं। गए, बैठे, बात किए। तब के यार, हमें लगा कि तुम तो हम लोग के विचार को बहुत समझते हो, तुम हम लोग की बातों को बहुत समझते हो, डॉक्टर साहब की प्रशंसा करते रहते हो, और चुनाव में हमें अपेक्षा था कि तुमसे सहयोग मिलेगा, तुम फोन नहीं उठा रहे। कहा कि हम इसलिए तो तुमको बुलाए, तुमसे माफी मांगना, पहले हमें माफ कर दो। हम कहे किस लिए भाई माफी मांग रहे हो? तो कह रहे तुमको बता देते हैं, मित्र है, तुम लोगों को हराने के लिए मैं 17 लाख रुपया खर्च किया। कोई अपना जीतने के लिए कोई उम्मीदवार सब खर्च किया होगा, मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए तुम लोगों को हराने के लिए 17 लाख रुपया खर्च किया। हम कहे भाई क्या है? अरे भाई तुम जीत जाते ना तो अख्तियार से बढ़कर डर तो तुमसे था। अख्तियार का हम लोग सामना कर लेते, डॉक्टर सीके राउत को कैसे सामना किया? इसीलिए तुमसे माफी मांगने बुलाए कि तुमको हरा दिया, तुमको सहयोग नहीं किया, माफ कर दो। परिस्थिति हम लोग के ऐसा था कि हम लोग जिस जहां जहां होता होता 50-50 लाख रुपया दे के हाकिम बन के आते हैं, उनको सुनेंगे कहाँ से? तो उनके 50 लाख ऊपर 50 लाख दे के आए, 15-20 लाख रुपया खर्च कर देते। तुम लोग हार जाओ, कोई दूसरा आएगा, उसको मैनेज कर लेंगे, हम लोग 1-2 करोड़ कमा लेंगे। यह परिस्थिति थी। तो सारा शक्ति हम लोग को फिर से रोकने का प्रयास किएगा, जिस तरह इस निर्वाचन में हम लोग को रोकने का प्रयास किया। इस निर्वाचन में हमारा दुश्मन कौन है, हम लोगों ने पहचाना। कल तक यह स्थिति था, जहां जाते थे सब डॉक्टर साहब का तारीफ करते थे, बस सीके राउत बहुत अच्छा आदमी है, सीके राउत को एक बार देखना है, सीके राउत जीता तो ठीक होता, सीके राउत बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत त्याग करके आए हैं, सब कहता था। तो हमें यह भ्रम था कि सब अपना ही है, लेकिन जब वह अब भ्रम टूट चुका है, अब आप सबको पहचान चुके हैं, तो एक रास्ता साफ हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम आप लोगों के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं इन बातों को कहते। मैं आप लोगों का मनोबल कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं परिस्थिति के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ। आप लोग तो इतने मजबूत मनोबल के हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी इस जोश के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे पास तो कई ऐसे उदाहरण हैं। आप लोग सोचिए, हम लोग तो 1.5 लाख की संख्या में चले आए। जिस दिन माओवादी सब 9 व्यक्ति 51 साल में निकला होगा, उसके सामने में कितना अंधेरा रहा होगा।
सोचिए जिस वक्त राणा शासन का उतना बड़ा जहानिया शासन था, एक टोपी पहनने से, एक टोपी देख के लोग घर में छुप जाते थे, एक लट्ठी देख के घर में छुप जाते थे, एक हाफ पैंट वाला टोपी वाला गांव में घूम जाता था, गांव में सन्नाटा हो जाता था। उस वक्त भी उस जहानिया शासन को उखाड़ने के लिए कुछ लोग निकले और यहाँ से उखाड़ के फेंके। तो जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, राजनीति वही चीज है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति को उसी प्रतिकूल परिस्थिति में लड़के अनुकूल बनाया जा सकता है। आज हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, सारे शक्ति हमारे विपक्ष में है, लेकिन हम एक हैं। हम अब एक से एक डॉक्टर सीके राउत से 1,15,000 डॉक्टर सीके राउत हो गए। ऐसे परिस्थिति में, ऐसा बंधन में, ऐसा घेराबंदी में भी 1,15,000 होना ही हम लोग का सबसे पहला सफलता है। इसलिए यह एक हर्ष का भी विषय है। और अब कुछ नीतिगत बात पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। औपचारिक रूप से हम लोग इसके बाद निर्णय करेंगे, लेकिन उस पूरे निर्णय प्रक्रिया में आप लोग नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग कोई बहुत बड़ा निर्णय करने इस बैठक से नहीं जा रहे हैं। कुछ अब के कार्यनीति के बारे में, अब क्या करना है हमें, तो चंद दिनों के कुछ कार्यनीति और कुछ कार्यभार आप लोगों को हम देना चाहते हैं जिला कमेटी के तरफ से। पहला आप लोग नोट कर लीजिए कि आज शनिवार बीत रही, अगले शनिवार के भीतर में आप सब लोग अपने अपने पालिका में जितने भी उम्मीदवार थे और पहले के नगर अध्यक्ष के एक बैठक करें 1 हफ्ता के भीतर में, और आप लोग उस बैठक से आइडेंटिफाई करें कि किसने कैसा सहयोग किया निर्वाचन में, कौन सक्रिय रहा, कौन निष्क्रिय रहा, किसका भूमिका कैसा रहा, कौन सी वार्ड की परिस्थिति क्या है। इस सारे विषय को बुदागत समीक्षा करके एक निर्णय करें कि उस पालिका के लिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, केंद्र को क्या करना चाहिए, जिला को क्या करना चाहिए, उसको पुनर्गठन करना चाहिए कि कुछ लोग वहां से दूसरे पार्टी में चले गए हैं, निष्क्रिय हो गए, वहां दूसरे को फिलअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका एक सुझाव सहित का 1 हफ्ता के भीतर में बैठक करके आप लोग जिला कमेटी के जिला को प्रत्येक पालिका वाले साथी सबसे आग्रह करते हैं कि इस 1 हफ्ता में अगला शनिवार के भीतर में आप लोग अपने अपने पालिका में, चाहे उसका हम केंद्रीय सदस्य हैं, चाहे हम जिला इंचार्ज है, तब भी हम अपने जिला के हम अपने पालिका के उस बैठक में शामिल होकर उस बैठक को कैसे क्या करना जरूरी है उस सुझाव सहित का एक निर्णय पर पहुंचे आप लोग। यह पहला कार्यभार है आप लोग का, इस 1 हफ्ता में आप लोग संपन्न करें। दूसरा कार्यभार है, और जो भी बैठक करे वहाँ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक जो है अपने पालिका में जिस दिन भी बैठक रखे, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक को 2 दिन 3 दिन पहले जानकारी कराते और उनको आमंत्रण करे, वो भी उसमें उपस्थित रहे। दूसरा बात, हम लोग जहाँ संगठन ठीक ठाक है, जो समिति सक्रिय ही है, वहाँ और कुछ समिति को हम लोग बनाने का सोच बनाए, जैसे हर एक वार्ड में वार्ड स्तर पर 50-50 समिति को बनाया जाए। इस बैठक के बाद 15 दिन के लिए आप लोगों को वह समय दिया जाता है कि हर वार्ड स्तर पर आप लोग एक 50-50 समिति का निर्माण करें। तीसरा कार्यभार 15 दिन और 1 हफ्ता आप लोग को मोटा मोटी 24 दिन हो जाता है। 24 दिन के बाद का कार्यभार रहेगा कि हम लोग क्षेत्र पर्यवेक्षक से कोऑर्डिनेशन करके सब उस क्षेत्र में जितने भी नगर समिति है और समिति है उसको समाहित करके एक क्षेत्रीय बैठक आयोजन करेंगे, क्षेत्रीय मेला का आयोजन करेंगे, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक सबसे कोऑर्डिनेशन करके चारों क्षेत्र में एक क्षेत्रीय मेला आयोजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग 1 हफ्ता में अपना नगर का बैठक करें, नगर मेला ही करें, जो उम्मीदवार को बुलाया, नगर समिति सबको बुलाया, हो सके तो वार्ड के साथी सबको भी बुलाए, क्या करना, कहाँ किसकी क्या भूमिका है, एकदम बुदागत लिख है उसका निर्णय मैंने किया और वो पठा। दूसरा आप लोग को बताया कि 15 दिन के भीतर में अपने अपने वार्ड में 50-50 समिति का निर्माण करें। और तीसरा हम लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक सब से तालमेल करके चारों क्षेत्र में क्षेत्रीय भेला करेंगे, और उस क्षेत्रीय भेला के बाद या 1 महीना का हम लोग का अभी का कार्यभार है, और 1 महीना के बाद
पुनः इससे भी ज्यादा साथी सबको इकट्ठा करके फिर से एक बार हम लोग जिला स्तर पर चुनाव जिला करेंगे और उसके बाद आगामी कार्यनीति के आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा कार्यभार क्या होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अब लोगों ने का साथ सहयोग सुझाव से ही हमें लगता है सचिवालय ने, केंद्रीय कार्यकारिणी ने, केंद्रीय समिति ने हमें